कार्डियक अरेस्ट एक बहुत कॉमन फेनोमिना होता है आईसीयू में, राइट? सबको पता है, हर पेशेंट को यहाँ पे आईसीयू में क्या मतलब, इनफैक्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसके लिए हमने काफ़ी सारे क्लासेस किए, उसमें हमने ये सीखा कि कार्डियक अरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और रिकॉग्नाइज करके क्या एक्शन लेना है, राइट? तो अब हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे कि कार्डियक अरेस्ट होता है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट हर किसी के लिए है, वो एक मेडिको के लिए है, पैरामेडिक के लिए है और नॉन मेडिको सबके लिए है। वो एक बस कंडक्टर के लिए भी है, बस ड्राइवर के लिए भी है। कोई रेलवे में अगर है तो टीटी को भी बेसिक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात हो गई। उसके बाद क्या होता है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो आप लोग एज जो नर्सिंग हैं या फिर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उन हम सबको ACLS में एट पार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ACLS एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पेशेंट को जान बचा सकते हो। जो पेशेंट शायद और किसी छोटे सेटिंग में अगर एक्सपर्ट्स आगे नहीं है वहाँ पे, तो वो शायद जो मर जाए, वो आप ACLS करके पेशेंट की जान बचा सकते हो। और कहा जाता है ना कि जिंदगी देने वाला तो भगवान होता है, बचाने वाला वैद्य होता है। तो हर कोई क्या कहते हैं, जिंदगी दे नहीं सकता लेकिन बचा हर कोई सकता है, तो बचाना चाहिए। तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है कि हम, जैसे कि नाम है एडवांस्ड, क्या एडवांस्ड है कि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट से ऊपर जा रहे हैं, ये एडवांस्ड है। कार्डियक मतलब हार्ट, लाइफ सपोर्ट मतलब कि उसको ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन करना है और रेस्पिरेशन को भी देना है। तो अब थोड़ा सा टेक्निकली घुसते हैं, ये तो प्रीफेस हो गया लेक्चर का, कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में सिर्फ कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है, ओके? उसमें VT भी आता है, VF भी आता है, ब्रेडिकार्डिया भी आता है, टेकिकार्डिया भी आता है। और स्पेशल केसेस, मतलब कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को ब्रेडिकार्डिया हो गया, किसी प्रेग्नेंट लेडी को टेकिकार्डिया हो गया, वो भी कार्डियक अरेस्ट में, मतलब ACLS में आएगा। तो इसको बोलते हैं ACLS इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ओके? तो आज के क्लास में हम लोग बस क्या सीखेंगे कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, ठीक है? जो सबसे कॉमन एल्गोरिदम पूरा ACLS का होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम। तो कार्डियक अरेस्ट कितने टाइप का हो सकता है? किसी पेशेंट को एक हॉस्पिटल सेटिंग में अगर अरेस्ट होता है तो कितने टाइप का हो सकता है? एक तो होता है एसिस्टोल, मतलब कि ECG की लाइन फ्लैट हो गई, उतना सबको पता है। दूसरा क्या होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब कि हार्ट बीट करना बंद कर दिया लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखेगा। तो आप जब पल्स चेक करोगे, BLS में मैंने सिखाया था कैसे पल्स चेक करना है। आप 3 फिंगर यहाँ बीच में रखेंगे, ग्लाइड करेंगे, अगर कैरोटिड पल्स आपको पाल्पेट हो रहा है तो मतलब कि पल्स है। अगर आपका पल्स एब्सेंट है लेकिन ECG में 1-2 रिदम दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है? तो ये 2 तरह के कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। और 2 तरह के अरेस्ट होते हैं जिसमें कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी सफिशिएंट नहीं है कि वो ब्रेन को और हार्ट को और बाकी ऑर्गन को परफ्यूज कर सके। वो क्या होता है? VT होता है, पल्सलेस VT और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसका जो टेक्निकल टर्म है बोलते हैं हार्ट यूज टू क्वीवर। अब क्वीवर थोड़ा एडवांस टर्मिनोलॉजी हो गया जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन देता है। मैं उसको आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूं कि अगर ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके ऐसे करेगा तो मतलब कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये सिर्फ इस तरह करेगा तो ब्लड तो इजेक्ट हो नहीं रहा है, सिर्फ वो, तो इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में द क्वीवरिंग ऑफ द हार्ट। मतलब कि वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा है। तो VF और VT जो होता है, VF और पल्सलेस VT जो होता है, वो ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि हार्ट पंप नहीं कर पाता है। आपको ECG में रिदम दिखेगा बट दैट इज अ वेस्ट रिदम, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आपका ब्रेन परफ्यूजन नहीं हो रहा है, 0 ब्रेन परफ्यूजन है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको CPR करना है, ठीक है? अब CPR कैसे करना है ये आप देखिए। अगर किसी को अरेस्ट होता है, ICU में पेशेंट है, वार्ड में पेशेंट है, कहीं भी पेशेंट है, पेशेंट को अरेस्ट हो गया, आपने ECG देखा, ECG में क्या देखा? फ्लैट लाइन, उसको क्या बोलते हैं? एसिस्टोल। या फिर पल्स चेक किया, पल्स नहीं है, ECG में कुछ अजीबोगरीब रिदम आ रहा है, ऊपर नीचे कुछ तो हो रहा है लेकिन पल्स एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये आपका एक एल्गोरिदम का विंग हो गया। जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है ना, तो कार्डियक अरेस्ट के 2 विंग होते हैं। एक आपका कि तो एसिस्टोल हो गया, या दूसरा क्या हो गया, अगर पेशेंट को VF या VT आ रहा है, ओके? तो पहले एक विंग कंप्लीट करते फिर दूसरे विंग में जाएंगे। तो अगर पेशेंट को कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट है, मतलब कि ECG फ्लैट है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एज सुन एज पॉसिबल चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है।
चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं? एटलीस्ट 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। ओके, कंप्रेशन का डेप्थ 5 to 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2 होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है और उसको सीपीआर स्टार्ट हुआ, आप लोगों में से कोई भी जाके उसका, अगर मैं बोल रहा हूँ 30:2 कंप्रेशंस, मतलब 1 मिनट में हम कितना 10 ब्रेथ्स पर मिनट दे रहे हैं। अगर उसका रेट 20 पे चल रहा है रेस्पिरेटरी रेट, आप उसको 10 कर सकती हो, ठीक है। तो वेंटिलेटर से हम सेम ब्रेथ मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड नहीं है तो उसको फिर एयरवे हम लोग को देखना पड़ेगा। फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? मॉनिटर लगाना है और आईवी एक्सेस लेना है। ये बेसिक्स है। कभी भी कार्डियक अरेस्ट होता है, मॉनिटर लगाना है, आईवी एक्सेस लेना है, फिर रिकॉग्नाइज द रिदम। अगर आपका एसिस्टोल है या पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, मैंने बता दिया 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट, 30:2 कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, 5 to 6 सेंटीमीटर्स का डेप्थ होना चाहिए। डन। ये 3 ही रिक्वायरमेंट होता है आपको चेस्ट कंप्रेशन करने का। पेशेंट का रिकॉइल पूरा होना चाहिए कि आप डोंट लीन ऑन द पेशेंट, रिकॉइल आपका पूरा होना चाहिए। इंजेक्शन एड्रेनालिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हम लोग एसिस्टोल में यूज करेंगे। हर 2-3 से 5 मिनट पे इंजेक्शन एड्रेनालिन 1 मिलीग्राम आईवी स्टेट जाना चाहिए, एवरी 3 to 5 मिनट्स। उसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए। जब हम लोग एडवांस ACLS जब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें एक टीम बनती है। एक हेड एंड पे वेंटिलेट कर रहा होता है, 2 लोग कंप्रेशन पे रहते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होता है। जो बंदा डॉक्यूमेंट कर रहा होता है वो लिखेगा कि एवरी 3 to 5 मिनट्स उसको एडीआर जा रहा है। अगर पेशेंट को कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट है, मतलब कि एसिस्टोल, ECG फ्लैट लाइन या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है। एवरी 3 to 5 मिनट्स आप एडीआर दोगे और कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है। 2 मिनट कंप्रेशन होने के बाद आप पल्स चेक कर सकते हो, उससे जल्दी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर 10-30 सेकंड पे हम पल्स चेक कर रहे हैं। जब ये केओस होता है, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, मैं देखता हूँ कि हर कोई केओटिक रहता है। कोई 30 सेकंड कंप्रेशन करने का तो पल्स चेक करो, नहीं करना होता है। आपको 2 मिनट का टोटल कंप्रेशन देना है, उसके बाद ही पल्स चेक करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बंदा डॉक्यूमेंट कर रहा है, एक बंदा टीम लीडर होता है और एक बंदा डॉक्यूमेंट कर रहा होता है कि कैसे चेस्ट कंप्रेशन ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेट ठीक है, डेप्थ ठीक है। एक बंदा सिर्फ ये देख रहा होता है। तो वो बंदा, अगर किसी का क्वालिटी खराब है तो बताएगा कि आपकी क्वालिटी खराब है। कोई बंदा अगर उसका आपका चेस्ट का कंप्रेशन का रेट कम है तो बंदा बताएगा आपका रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, 100 to 120 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरी 3 to 5 मिनट्स हमें एडीआर देना है और कंप्रेशन कंटिन्यू करना है। 1 mg स्टैट ही देते हैं उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं किया जाता है, स्टैट दिया जाता है। नो डाइल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन इन CPR, ACLS में और कोई क्या नहीं दिया जाता। और कुछ ड्रग्स यूज किया जाता है जैसे कि एमियोडेरोन होता है, और कुछ ड्रग यूज जैसे लिग्नोकिन होता है। ये सब हम दूसरे एल्गोरिदम में आएंगे। तो जो एसिस्टोल का एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है। हर 3 से 5 मिनट पे 1 एम्पुल ऑफ एडीआर देना है, मतलब 1 मिलीग्राम, और चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू करना है। एक टर्मिनोलॉजी होता है चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन, CCF जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर 2 मिनट का साइकिल ले रहे हैं तो उसमें कितना % ऑफ द टाइम चेस्ट कंप्रेशन किया गया है, ठीक है। तो चेस्ट कंप्रेशन का है मिनिमम 80% का टारगेट रखना चाहिए। मतलब कि अगर 120 सेकेंड्स का हम 2 मिनट का हम कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 100 सेकेंड्स का आपका कंप्रेशन होना चाहिए। उससे कम में हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चीज़ कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हमने मॉनिटर्स लगाए, ऑक्सीजन लगा दिया, मॉनिटर्स लगा दिया, एयरवे के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब ECG पे देखा तो इधर पेशेंट को VT हो रहा है, पल्सलेस VT या VF हो रहा है। दोनों केसेस में पल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। VF में भी आपको पल्स नहीं मिलेगा, पल्सलेस VT में भी पल्स नहीं मिलेगा। VT 2 तरह के होते हैं, पल्स एंड विदाउट पल्स। ACLS में पेशेंट तभी जाएगा जब पेशेंट को पल्सलेस VT होगा, मतलब VT दिखेगा ऊपर लेकिन आप पल्स चेक करोगे, पल्स नहीं मिलेगा। उस केस में क्या करना है? सबसे पहले आपको शॉक देना है। उस केस में आपको एड्रेनालिन पहले नहीं देना है, याद रखिएगा। अगर किसी को VF हो रहा है या पल्सलेस VT हो रहा है तो सबसे पहले आप शॉक देंगे, फिर कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर एक बार शॉक देंगे, फिर कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन कितना? कम से कम 2 मिनट का कंप्रेशन देना चाहिए। तो 2 शॉक के बाद एड्रेनालिन का इंडिकेशन आता है अगर पेशेंट को VT या पल्सलेस VT या VF हो रहा है। पहले ही नहीं कि पहले हम ADR दे दिए, उसको 2 शॉक देना है, उसके बाद एड्रेनालिन का इंडिकेशन आता है। तो आपको अगर किसी को VT हो रहा है, VF हो रहा है, तो सबसे पहले उसको शॉक देना है, और जैसे शॉक दिया जाता है उसके इमीडिएटली बाद आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। कंप्रेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो 2 मिनट का कंप्रेशन देना है वो देना ही देना है,
उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, याद रहेगा। तो कंप्रेशंस कंटिन्यू होगा, शॉक देंगे, शॉक देना आई होप BLS के क्लास में सबने सीख लिया है कैसे शॉक देते हैं, या फिर अगर AED लगा दिया तो वो खुद शॉक डिलीवर करेगा, और ICU में तो हम शॉक देते हैं, तो शॉक देंगे। उसके बाद से जब भी शॉक देना होगा एक चीज़ याद रखना होता है कि आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर होगा, कोई टच नहीं करेगा बेड से, अदर्स उसको भी शॉक लगेगा। शॉक कितना देना होता है, 2 तरह का शॉक होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। ओके, मोनोफेजिक शॉक 360 जूल्स पे दिया जाता है, बाईफेजिक शॉक 120 to 200 जूल्स पे दिया जाता है। आजकल के सारे एडवांस जो डिफिब्रिलेटर मशीन्स होते हैं वो सारे बाईफेजिक शॉक देते हैं, मोनोफेजिक खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बट कहीं कहीं आपको मिल सकता है। कुछ याद नहीं रहेगा, मैक्सिमम पे डाल के शॉक देना है। अगर उस टाइम पे केओस कंडीशन रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, मैक्सिमम करके शॉक दे देना है, ठीक है, याद रहेगा ये। शॉक हमेशा मैक्सिमम पे देना है, 200 जूल्स मशीन में जनरली मैक्सिमम रहता है, उतना करके शॉक देना होता है। तो कभी भी किसी पेशेंट को VF है या पल्सलेस VT है, उसको पहले शॉक देना है, 2 मिनट का कंप्रेशन देना है, फिर एसेस करना है कि रिदम क्या है, फिर VF आ रहा है, VT आ रहा है, फिर शॉक देना है, फिर 2 मिनट कंप्रेशन करना है, उसके बाद फिर एसेस करना है। और ये 2 शॉक के बाद आप ADR दोगे, ऐसा नहीं कि पहले ADR दे दिया फिर हम शॉक दें, ऐसा नहीं। 2 शॉक के बाद हम ADR देंगे, और उसके बाद 2 मिनट कंप्रेशन के बाद अगर आपको दिख रहा है कि फिर भी VF VT परसिस्टेंट है, 3rd शॉक के बाद आप एमियोडारोन या लिग्नोकेन को कंसिडर कर सकते हो। एमियोडारोन 300 मिलीग्राम IV स्टैट दिया जाता है, उस टाइम बोलस ही देंगे हम, 10 मिनट्स में एमियोडारोन नहीं दे सकते हैं। लिग्नोकेन जनरली 1 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट लिग्नोकेन दिया जाता है, ठीक है। लिग्नोकेन जनरली IV देते हैं तो ज़ाइलोकार्ड देते हैं, उस टाइम में लिग्नोकेन लोकल वाला मत लेके आना, ज़ाइलोकार्ड लेके आना जो IV फॉर्मुलेशन होता है लिग्नोकेन का, तो वो 1 to 1.5 mg पर kg बॉडी वेट देना है। तो कितने ड्रग यूज होंगे ACLS में, एड्रेनलिन, एमियोडारोन और ज़ाइलोकार्ड, 3 ही ड्रग है। चौथा चीज शॉक, 5वां चीज आपकी हाथ कंप्रेशन देना है, 5, उसके बाद वेंटिलेशन, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट को VF VT होता है, आप उसको नॉर्मल रिदम में कंप्रेशन दे रहे हो, शॉक दे रहे हो, सब दे रहे हो, उसके बाद अचानक एसिस्टोल आ गया तो शॉक दोगे? कभी भी पेशेंट का फ्लैट लाइन है, शॉक का कोई इंडिकेशन नहीं है, लोग को मैंने देखा है देते हुए, कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है, अगर कोई दे रहा होगा तो आप बोल सकते हो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है, फ्लैट लाइन है या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो कोई शॉक नहीं देना है। शॉक सिर्फ 2 ही कंडीशन में देना है, अगर पेशेंट को VF है या पल्सलेस VT है, और कोई कंडीशन नहीं है जिसमें शॉक देना है आपको, ओके। अनलेस एंटिल एट्रियल फिब्रिलेशन विद शॉक है, उस केस में देना होता है, बट वो ACLS के बाहर का प्रोपेगेंडा है। हम यहाँ सिर्फ ACLS डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग को ACLS का क्लियर होना चाहिए। ACLS में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, सीधा सोचना है, टेढ़ा नहीं सोचना है। आपको ADR दे रहे हो, ADR से काम बन रहा है, ठीक है, एमियोडारोन दो, एमियोडारोन से काम बन रहा है, ठीक है, ज़ाइलोकार्ड दो, काम बन जाएगा, पेशेंट बच जाएगा। कभी भी अगर VF VT से पेशेंट अरेस्ट में जाता है, शॉक नहीं देना है, कंटिन्यूसली फिर आपको CPR, पल्स चेक, अगर एसिस्टोल है ADR इंजेक्शन, फिर कंटिन्यू CPR, वो साइकिल कंटिन्यू करना है। जब तक VF VT दिख रहा है आपको शॉक यूज़ करना है, एवरी 2 मिनट्स आपको शॉक देना है, 2 मिनट कंप्रेशन देने हैं। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 30:2 का होना है, ये याद रखना है। इससे ज़्यादा ACLS में और कुछ भी नहीं है। शॉक कैसे देना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बाईफेजिक मैक्सिमम कर दिया, एक यहाँ पे स्टर्नल पैड दिया, एक एपिकल पैड दिया, दोनों ये पैड्स लगा के शॉक डिलीवर करना है। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, सीधी बात। कोई इसमें रॉकेट साइंस लग रहा है? किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लो, आराम से पूछो, कोई डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। बंद कर दो, कोई डाइल्यूशन नहीं देना है, बंद कर दो उसको।